Hello students, how are you? My name is Dr. Jyoti Singh and today I am going to discuss with you the topic size of the cell. So let's start this topic. Size means कि कितना आपका डायमेंशन है किसी भी चीज़ का साइज़। और अब हम यहाँ बात कर रहे हैं सेल की, यानी जो साइज़ है सेल का वो कैसे वेरी करता है। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कि हाथी इतना बड़ा ऑर्गेनिज्म है, चूहा इतना छोटा सा ऑर्गेनिज्म है, और बैक्टीरिया और भी इतने ज़्यादा स्मॉल है कि हमें वो खुली आंखों से नहीं दिखते हैं। तो क्या ये जो सब ऑर्गेनिज्म हमने अभी गिनाए ये सारे के सारे अलग अलग साइज़ की सेल से बने होते हैं। ठीक है, जैसे हमने देखा कि अमीबा जो है वो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है ना। तो क्या साइज़ ऑफ द सेल भी इन सारे ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट होता है, या वो भी शेप ऑफ द सेल की तरह फंक्शन से रिलेटेड होता है कि साइज़ किसी सेल का कितना होगा। तो यही सब चीज़ें जो है हम इस टॉपिक में समझेंगे। द साइज ऑफ द सेल इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में बी एज स्मॉल एज अ मिलियंथ ऑफ अ मीटर, माइक्रोमीटर और माइक्रोन। तो जो साइज़ होता है सेल का वो कितना छोटा हो सकता है, 1 मिलियंथ ऑफ अ मीटर, यानी कि माइक्रोन, जिसको कि हम अगर नंबर्स में लिखें इसको लिखते हैं 10⁻⁻6 माइक्रोन। ठीक है, इस तरीके से हम लिखते हैं। तो और मे बी एज लार्ज एज अ फ्यू सेंटीमीटर्स, और एक सिंगल सेल फ्यू सेंटीमीटर्स तक बड़ा हो सकता है, यानी कि साइज ऑफ द सेल सारे के सारे ऑर्गेनिज्म में एक जैसा नहीं रहता है। ये वेरी करता है ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म कि किसी की बॉडी में किस साइज़ की सेल्स हैं। ठीक है, और सेल्स कहाँ पे हैं ये भी बहुत मैटर करता है कि उस सेल का साइज़ क्या होगा। However, most of the cells are microscopic in size and not visible to the unaided eyes. Unaided eye मतलब जैसे कि हम आँखों में माइक्रोस्कोप लगा के देखते हैं। ठीक है, और बड़े बड़े माइक्रोस्कोप जो कि हाई रेजोल्यूशन पावर के होते हैं उनकी मदद से इन सेल्स को देख पाते हैं। खुली आंखों से नहीं देख पाने को हम कहते हैं अनएडेड आइज। ठीक है, तो ये ज़्यादातर सेल्स, जैसे एक्सेप्शंस तो बहुत कुछ हो सकते हैं, है ना। तो एक्सेप्शन तो बहुत सारे हैं, लेकिन ज़्यादातर सेल्स जो है वो माइक्रोन रेंज में ही उनका साइज़ रहता है और इतनी छोटी होती हैं कि हम उनको खुली आंखों से नहीं देख पाते हैं। ठीक है, उनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप्स की ज़रूरत पड़ती है। दे नीड टू बी एनलार्ज्ड और मैग्नीफाइड बाय अ माइक्रोस्कोप। तो उनको एनलार्ज किया जाता है, मतलब रियल में नहीं किया जाता है। जो माइक्रोस्कोप होते हैं उनमें कुछ ऐसे लेंसेज लगे रहते हैं, जैसे चश्मा है ना, चश्मा में लेंस लगा रहता है। तो अगर जिसकी आँख में कुछ खराबी आ गई है, पावर कम हो गई है, तो चश्मा लगाने से चीज़ें हमें साफ अच्छी दिखने लगती हैं, है ना। वैसे ही माइक्रोस्कोप में भी इसी तरह की पावर वाली लेंसेज लगी रहती हैं, जो कि जिसमें कि देखने से क्या है कि कोई भी छोटे से छोटा चीज़ जो है वो बड़ा दिखने लगता है, उसकी साइज़ बड़ी दिखने लगती है। एक्चुअल में नहीं होती है, बट वो बड़ी दिखती है, अपने साइज से बहुत बड़ी दिखती है। इन्हीं माइक्रोस्कोप की वजह से हम इनके डिटेल स्ट्रक्चर देख पाते हैं। फाइन, द स्मॉलेस्ट सेल इज 0.1 to 0.5 माइक्रोमीटर इन बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया की जो सेल्स होती हैं वो सबसे स्मॉलेस्ट कहीं है, और बैक्टीरिया की जो सेल्स होती हैं उनका रेंज क्या होता है, 0.1 to 0.5 माइक्रोमीटर। ठीक है, तो यानी कि 0.1 into 10⁻⁻6 इतनी छोटी सेल्स होती हैं बैक्टीरिया की। तो ये एक रेंज है, हाँ, कोई एक फिक्स साइज़ नहीं है। इसमें भी जैसे ह्यूमन में हाइट बढ़ती घटती रहती है, वैसे ही सेल्स का साइज़ भी जो है वो एक रेंज में दिया गया है। ये रेंज भी काफ़ी बड़ा है। ठीक है, द लार्जेस्ट सेल मेजरिंग 170 mm into 130 mm इज़ द एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच। तो क्योंकि एग को हम एक सिंगल एंटिटी की तरह लेते हैं, तो एग को हम एक सिंगल सेल की तरह लेते हैं। तो क्योंकि ऑस्ट्रिच का एग जो होता है सबसे बड़ा होता है, तो वो भी एक सिंगल सेल की तरह ट्रीट होता है। तो उसका साइज जो है वो इतना है, 170 into 130 mm स्क्वायर। ठीक है, तो ये सबसे लार्जेस्ट सेल है। अब हम देखते हैं एक्टिविटी 8.2। एक्टिविटी 8.2 में क्या कहा गया है, बॉयल ए हेन्स एग, रिमूव द शेल, व्हाट डू यू ऑब्जर्व। आपको क्या करना है, एक अंडा ले लेना है मुर्गी का। ठीक है, उसको बॉईल करना है। ठीक है, तो जब आप बॉईल कर लेंगे तो उसकी जो शेल है, वाइट कलर की जो शेल होती है, उसको फोड़ के निकाल दीजिए।
व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आपको क्या दिखेगा, अ वाइट मटेरियल सराउंड्स द येलो पार्ट। जब आप एग को कट करेंगे तो देखेंगे अंदर कि अंडे में एक येलो अंदर रहता है और ऊपर जो अंडा होता है वो वाइट कलर का रहता है, ठीक है। तो वाइट मटेरियल इज एल्ब्यूमिन विच सॉलिडिफाइड्स ऑन बॉइलिंग। तो जो वाइट कलर का मटेरियल होता है ना अंडे में जो सॉलिडिफाई हो जाता है उसको हम कहते हैं एल्ब्यूमिन, ठीक है। और द येलो पार्ट इज यॉक, और जो येलो कलर का पोर्शन होता है उसको कहते हैं हम यॉक। इट इज पार्ट ऑफ द सिंगल सेल, और ये एक सिंगल सेल का हिस्सा होते हैं। यू कैन ऑब्जर्व दिस सिंगल सेल विदाउट एनी मैग्नीफाइंग डिवाइस। तो ये क्योंकि एक सिंगल सेल है, ठीक है, ये एक सिंगल सेल की तरह है, तो इस वजह से इसको तो हम खुली आंखों से भी देख सकते हैं ना, इसके लिए किसी माइक्रोस्कोप की ज़रूरत नहीं है। तो इसीलिए बोला गया है कि सेल्स का साइज जो होता है वो वेरी करता है ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म। लेकिन मुर्गी का ये एक अंडा है, तो मुर्गी में भी बहुत तरह की सेल्स होती हैं, तो ये एक सेल है, एग, ठीक है। अब पहेली क्या कहती है वो हम देखते हैं। आर द सेल्स इन एन एलिफेंट लार्जर देन द सेल्स इन अ रैट। अब पहेली के मन में वही डाउट है कि हाथी तो कितना बड़ा होता है, तो पक्का उसकी सेल्स भी काफ़ी बड़ी बड़ी होती होंगी, है ना। और चूहा क्योंकि बहुत छोटा है तो उसके अंदर जो बॉडी में सेल्स हैं वो भी छोटी छोटी होती होंगी। क्या ऐसा है क्या? द साइज ऑफ द सेल्स हैज़ नो रिलेशन विद द साइज ऑफ द बॉडी ऑफ द एनिमल और प्लांट। तो जो सेल की साइज़ है वो एनिमल की बॉडी या प्लांट से बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है। तो जैसे आप पेड़ देखते होंगे कितने बड़े बड़े पेड़ होते हैं, हाथी देखते हैं कितना उसका साइज़ बड़ा होता है, लेकिन साइज़ बॉडी का बड़ा होता है, सेल का साइज़ लगभग वैसा ही रहता है, ठीक है, अनलेस एंड अनटिल कि वो सेल कोई स्पेशलाइज्ड काम करने के लिए ना बनी हो, ठीक है। इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट द सेल्स इन द एलिफेंट बी लार्जर बिगर दैन दोज इन अ रैट। तो ये ज़रूरी नहीं है कि एलिफेंट की सेल्स जो है वो रैट की सेल से काफ़ी बड़ी हों, ठीक है, ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। द साइज ऑफ द सेल इज़ रिलेटेड टू इट्स फंक्शन। तो जैसे शेप ऑफ द सेल इज़ रिलेटेड टू इट्स फंक्शन, वैसे ही साइज ऑफ द सेल इज़ ऑलमोस्ट रिलेटेड टू इट्स फंक्शन, कि कोई सेल का फंक्शन क्या है उसके हिसाब से ज़्यादातर टाइम उसकी साइज जो है वो डिटरमाइन होती है। जैसे हमने पहले देखा कि सेल जो है कुछ राउंड होती हैं, कुछ सेल्स जो होते हैं स्क्वैमस होती हैं, कुछ सेल्स स्पिंडल शेप होती हैं, कुछ सेल्स लॉन्ग होती हैं, लंबी लंबी होती हैं, जैसे कि हमारी ब्रेन की सेल्स जो होती हैं न्यूरॉन्स जिसको कहते हैं काफ़ी लंबी होती हैं। तो जो साइज़ है सेल का वो अब फंक्शन से रिलेटेड है ना, कि फंक्शन क्या है उसके हिसाब से साइज ऑफ द सेल भी डिटरमाइन होती है काफ़ी हद तक। फॉर एग्जाम्पल नर्व सेल्स बोथ इन द एलिफेंट एंड रैट आर लॉन्ग एंड ब्रांच। तो चाहे हाथी हो चाहे चूहा हो, दोनों की ही नर्व सेल्स जो है काफ़ी लंबी होती हैं, ब्रांच्ड होती हैं, ठीक है, तो जिसको कि हम न्यूरॉन्स कहते हैं। तो ये अब दोनों का फंक्शन एक ही है ना, क्योंकि दोनों ही सिग्नल पहुंचाने का काम करती हैं, इसीलिए हाथी और चूहे दोनों में ये सेल्स लॉन्ग होती हैं। दे परफॉर्म द सेम फंक्शन दैट इज ट्रांसफरिंग द मैसेजेस। तो यानी कि जो साइज ऑफ द सेल है वो भी काफ़ी हद तक डिटरमाइन करता है किससे, फंक्शन ऑफ द सेल से। वैसे ऑलमोस्ट जैसे हमारी बॉडी की सेल है, स्किन की सेल है, सबका साइज लगभग एक जैसा ही रहता है। जैसे हाथी और चूहा, अगर हाथी के शरीर की सेल्स ले लें और चूहे के शरीर की सेल्स ले लें तो उन सेल्स के साइज में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा, ठीक है। बस ये है कि वो नंबर ऑफ सेल्स जो है वो हाथी में ज़्यादा हो सकती हैं और रैट में वो नंबर ऑफ सेल्स कम हो सकती हैं, लेकिन साइज में एज सच बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, ठीक है। अब हम देखेंगे टॉपिक सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। यू हैव लर्न दैट ईच लिविंग ऑर्गेनिज्म हैज़ मेनी ऑर्गन्स। तो जैसे हमने देखा कि हर एक ऑर्गेनिज्म में, जैसे कि हम जैसे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, ठीक है, और ये ऑर्गन्स टिश्यूज़ से मिलके बने हैं। और टिश्यूज़ किससे मिलके बने हैं? टिश्यूज़ बहुत सारी सेल्स से मिलके टिश्यूज़ बने हैं, ठीक है। तो ये हमने देखा कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है हम, जैसे हमारे अंदर कौन कौन से ऑर्गन्स हो सकते हैं, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है। यू हैव स्टडीड इन क्लास 7th अबाउट द डाइजेस्टिव ऑर्गन्स विच टुगेदर कंस्टिट्यूट द डाइजेस्टिव सिस्टम। तो जैसे आपने क्लास 7 में पढ़ा है डाइजेस्टिव ऑर्गन जो कि मिलकर क्या बनाते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन्स हैं, जैसे कि स्टमक है, फूड पाइप है,
पेनक्रियाज है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, तो ये सारा कुछ डाइजेस्टिव सिस्टम का हिस्सा है। तो ये सारे ऑर्गन्स मिलके डाइजेस्टिव सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं। तो इन ऑर्गन्स में बहुत सारे टिश्यूज़ होते हैं, स्पेशलाइज्ड टिश्यूज़ होते हैं। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारी बॉडी में सबसे पहले फूड पाइप आती है, तो फूड पाइप पे पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है ताकि खाना हमारा अंदर जाए। फिर आगे चल के जो है डाइजेस्टिव जूसेस कुछ सेल्स निकालती हैं, ठीक है, मिडिल स्टमक में, तो वहाँ पे प्रोटीन का एसिमिलेशन होता है। फिर आगे चल कर के फैट का एसिमिलेशन होता है, ठीक है, और बाकी फूड में से न्यूट्रिशन और न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन होता है, बॉडी करती है। और लास्ट में जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है वो स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन लास्ट में उसको एक्सक्रीट आउट कर देती है बॉडी से। तो इतनी सारी प्रोसेस हुई, तो जो भी डाइजेस्टिव सिस्टम हम एक सिस्टम कहते हैं, लेकिन सोचिए कि ये सिस्टम बहुत सारे अलग अलग तरीके की सेल से बना होगा, क्योंकि सबका फंक्शंस तो अलग है ना। कुछ सेल्स पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट की, कुछ सेल्स डाइजेस्टिव जूसेस निकाली, कुछ सेल्स एंजाइम्स निकालती हैं, कुछ सेल्स जो है फैट का एसिमिलेशन करती हैं, कुछ सेल्स प्रोटीन का एसिमिलेशन करती हैं, और कुछ सेल्स जो है ये सारी जो हमारी स्टमक है उसको एक तरीके से प्रोटेक्टिव लाइनिंग देती हैं कि इस तरह के डाइजेस्टिव जूसेस और एसिड से हमारा स्टमक जो है वो गले ना, बचा रहे। तो देखा आपने, कहने का तो एक ही है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, है ना, लेकिन इसके अंदर भी कितनी सारी स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं। तो इन सेल्स का जो स्ट्रक्चर है और इनका फंक्शन है ये अलग अलग है। एक ही टिश्यू और एक ही ऑर्गन का हिस्सा होते हुए भी ये अलग अलग तरीके से बिहेव करती हैं, फंक्शन करती हैं। तो यानी कि मोर और लेस स्ट्रक्चर एंड फंक्शन जो है वो सेल का साइज डिटरमाइन करते हैं, सेल का शेप determine करते हैं, फाइन। सो ईच ऑर्गन इन द सिस्टम परफॉर्म्स डिफरेंट फंक्शंस एज डाइजेशन, एसिमिलेशन, एब्जॉर्प्शन, ठीक है। इस तरीके से हमने देखा कि एक ही ऑर्गन में सेल्स अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करती हैं। तो वो जो ग्रुप ऑफ सेल्स जो कि सिमिलर फंक्शंस परफॉर्म करती हैं एक ही ऑर्गन में, उनको हम टिश्यूज़ कहते हैं। इसीलिए हम कहते हैं एक ऑर्गन किससे मिलके बना है, एक ऑर्गन डिफरेंट काइंड ऑफ टिश्यूज से मिलके बना है, और टिश्यूज़ किससे मिलके बनी है, वो सेल से मिलके बनी है, फाइन। सिमिलरली डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ अ प्लांट परफॉर्म स्पेसिफिक और स्पेशलाइज्ड फंक्शंस। तो इसी तरीके से प्लांट्स में भी होता है कि उसमें भी बहुत सारी प्रोसेस होती हैं, जैसे रूट से पानी लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल रूट हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। लीव्स, एज यू हैव लर्न इन क्लास 7, आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ फूड। तो प्लांट्स में भी डिफरेंट ऑर्गन डिफरेंट तरीके के फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। रूट्स पानी लेने का काम करती हैं, लीव्स जो है फोटोसिंथेसिस करती है। तो इस तरीके से हमने देखा कि एक ही इंडिविजुअल में डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स हो सकती हैं। इवन सेम ऑर्गन में भी डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स हो सकती हैं, क्योंकि एक ऑर्गन बहुत सारी चीज़ें करता है ना, तो उसके फंक्शन के हिसाब से उसका स्ट्रक्चर जो है वो तय होता है, ठीक है। इस वजह से इस टॉपिक का नाम है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। सो ईच ऑर्गन इज फर्दर मेड अप ऑफ स्मॉलर पार्ट्स कॉल्ड टिश्यूज। तो हर ऑर्गन टिश्यूज से मिलके बना है, ठीक है। अ टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक फंक्शन। देन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन ऑफ टिश्यू। व्हाट आर टिश्यू? अ टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक functions. तो पहेली realized that an organ is made up of tissues which in turn are made up of cells. तो पहेली को अच्छे से समझ में आ गया है कि एक ऑर्गन बहुत सारे टिश्यूज से मिलके बना रहता है और ये टिश्यूज बहुत सारी सेल से मिलके बनी रहती हैं. So the cell is a living organism is the basic structural unit. तो अब हम कह सकते हैं कि cell is the basic structural unit of a living organism. So hope करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा. And still if you have any doubts then you can write in the comment section. I will surely reply. Thank you.